भारत में हुकूमत हिंदुस्तान की जड़ें काफ़ी गहरी थीं। 1650 ईस्वी तक मुगल बादशाह दुनिया की करीब 15 करोड़ आबादी पर हुकूमत करता था। मुगलों ने पानीपत और खानवा के युद्ध जीतने के बाद धीरे धीरे अपने साम्राज्य को 40 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैला दिया। अकेले मुगलिया हुकूमत के संस्थापक बाबर का साम्राज्य ऑक्सस से लेकर पटना तक विस्तृत था, लेकिन बादशाह अकबर और औरंगजेब ने हुकूमत को नई बुलंदियों पर पहुंचाया। आज के माहौल को देखें तो उस दौर में मुगल जीडीपी करीब 100 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा की थी। अब सवाल उठता है कि एक अदद घर की तलाश में दर दर भटकते मुगलों के पास आखिर इतनी दौलत आई कहां से? तो इसका सीधा सा जवाब है कि मुगलों ने जो भी धन दौलत इकट्ठा की वो हिंदुस्तान से ही वसूली गई थी। मुगल बादशाह वर्तमान उत्तर प्रदेश राज्य को हिंदुस्तान कहा करते थे। अपनी हुकूमत हिंदुस्तान को बढ़ाने के लिए वे वक्त वक्त पर पड़ोसी राज्यों पर फतह हासिल कर अपनी हुकूमत की सरहदों में इजाफा करते थे। वही मुगलों की आर्थिक मजबूती में उनकी बाजार नीति का सबसे बड़ा योगदान था। दुनिया जहान के तमाम फरमान और हुक्मनामे उनकी राजधानी आगरा से ही जारी होते थे और अमल में लाए जाते थे। बाद में औरंगजेब के दौर में ये मुकाम दिल्ली को हासिल हो गया था। मुगलों ने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कई शहरों को बड़े व्यापारिक केंद्र के तौर पर स्थापित किया था, जहां से बड़े पैमाने पर सालाना भारी भरकम महसूल और कर वसूला जाता था। अकेले राजधानी आगरा में करीब 200 से ज्यादा व्यापारिक मंडियां और बाजार मौजूद थे। वहीं शाही खानदान के लोगों की खरीद फरोख्त के लिए किले में मीना बाजार मौजूद था, जिसके रुतबे, शान व शौकत और अय्याशियों के किस्से लगभग हर जुबान पर मौजूद हैं। बावजूद इसके आगरा में 200 से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बाजार मौजूद थे। आगरा का लोहा मंडी बाजार असलाह और अस्त्र शस्त्र बनाने का सबसे बड़ा केंद्र था, जहां विशाल और भारी भरकम तोपें, बख्तरबंद जरीब, फलानूस, ढालें और दोधारी तलवारें आदि बनाई जाती थी। जिस तलवार पर मेड इन आगरा की शाही मोहर लग जाती थी, वह विश्व बाजार, खासकर मध्य एशिया के बाजारों में मुंह मांगी कीमतों पर बिक जाया करती थी। वहीं आगरा का जौहरी बाजार, सेव का बाजार, रेशम बाजार, जरदोजी बाजार और फुलट्टी बाजार बहुत पुराने बाजार थे। बाद में मलिका नूरजहां ने इन्हें और विकसित किया। जौहरी बाजार में मलिका नूरजहां के जरिए डिजाइन किए गए गहनों और शाही लिबास को बनाया जाता था। यह शहर का सबसे सुरक्षित और पेशेवर बाजार था, जहां मुगलों के सोने, हीरे, जवाहरातों से जेवर बनाने के बड़े बड़े कारखाने स्थापित थे। सोने की मोहरें भी यहीं ढाली जाती थी। जहांगीरनामा में वर्णन है कि नूरजहां ने बादशाह जहांगीर के लिए जिस कसा को डिज़ाइन किया था वह जौहरी बाजार में ही बना था। सेठ गली मिठाई की दुकानों के लिए प्रसिद्ध थी, जहां दुकानदार सड़क पर ही फड़ लगाकर रंगीन कांच से सजे सुंदर बक्सों में मिठाइयाँ बेचा करते थे। इन मिठाइयों के लिए खोआ की आपूर्ति खोआ मंडी से की जाती थी। वही नूरी दरवाज़ा पेठा उद्योग के लिए विख्यात था। वहीं अकबरनामा में वर्णन है कि यहाँ जिस्म दिमाग को ठंडा रखने के लिए ठंडी तासीर वाला पेठा बनाया जाता था, जिसकी 300 से ज़्यादा किस्में थीं। इसके अलावा रेवड़ी, गजक, बताशा, पताशा, बूरा आदि भी यहाँ बनाया जाता था। मसालों और अनाज का थोक बाजार दरेसी में मौजूद था, जबकि रुई की मंडी रुई का थोक बाजार था। कुल मिलाकर देखा जाए तो आगरा शहर का हर पुराना मोहल्ला या गलियां किसी न किसी खास चीज को बनाने के लिए प्रसिद्ध थी। ज्यादातर मोहल्लों में एक ही काम को करने वाले कारीगरों की बसावट थी।
यही वजह थी कि उन मोहल्लों और गलियों का नामकरण उनके काम और कारीगरों के जातीय नाम पर पड़ गया। बादशाह जहांगीर के काल में गुजरात के सबसे बड़े सुनार हीरालाल ने आगरा में अपना नया कारोबार शुरू किया था। इस काम की इजाज़त लेने के लिए उसे गुजरात के गवर्नर शहजादा खुर्रम को 17 लाख रुपए के जेवरात तोहफे में देने पड़े थे। मुगलों के राजस्व को बढ़ाने में लाहौर, सूरत, भड़ौच, बुरहानपुर, बंगाल और बिहार क्षेत्रों का सबसे बड़ा योगदान था। मुमताज़ महल की मौत के बाद बादशाह शाहजहां की सबसे बड़ी बेटी जहां आरा बेगम ने बाकी की मुगल औरतों की तरह खुद का व्यापार स्थापित किया था। इसके लिए उसने बाकायदा आगरा और दिल्ली में कुछ नए बाजारों को स्थापित करवाया। इस फेहरिस्त में पुरानी दिल्ली में मौजूद चांदनी चौक सबसे खास है। स्वप्ना लिड्डल ने अपनी किताब चांदनी चौक द मुगल सिटी ऑफ ओल्ड दिल्ली में लिखा है कि आज का चांदनी चौक शाहजहानाबाद का एक हिस्सा हुआ करता था। इस बाजार को शहजादी जहां आरा बेगम के बनाए नक्शे के आधार पर बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। वही इतिहासकार डॉलरिम्पल ने अपनी किताब द लास्ट मुगल में लिखा है कि जहां आरा बेगम अपने इंतजामिया हुनर के लिए जानी जाती थी, उन्होंने चांदनी चौक को एक ऐसे बाजार के तौर पर ख्याल किया जिसे 4 भागों में बांटा जा सके। मसलन ये बाजार कई और खित्तों में मौजूद बाजारों से आसानी से जुड़ा रह सके, जैसे उर्दू बाजार, जौहरी बाजार, अशरफी बाजार और फतेहपुरी बाजार। उस वक्त हर एक बाजार आगरा बाजार की तरह किसी खास चीज़ के लिए मशहूर होता था, जिससे कारोबार बिना रुकावट के चलता रहे। वही यूरोपीय यात्री निकोलाउ मनुची अपनी किताब हिस्टोरिया डी मोगोर में लिखते हैं कि चांदनी चौक का सबसे खूबसूरत नज़ारा बाजार के बीच से निकलने वाली पानी की नहर है। जब इस नहर के पानी पर चांद की रोशनी पड़ती है तो चांदनी रात में यह बाजार झिलमिलाने लगता है। यही वजह थी कि इस बाजार का नाम चांदनी चौक पड़ा। जहां आरा बेगम के इस नक्शे ने न केवल बाजार की रौनक और खूबसूरती बढ़ाई, बल्कि ये नहर बाजार के एक मकसद को भी पूरा करती थी। उस जमाने में सौदागर अपने सामानों को इधर उधर ले जाने के लिए किश्तियों का ही इस्तेमाल करते थे, लिहाजा चांदनी चौक की यह नहर भी उनके लिए काफ़ी मददगार साबित होती थी। यह बाजार आर्थिक गतिविधियों का बड़ा केंद्र था। भारत के वाइसरॉय लॉर्ड इरविन ने अपनी किताब इंडिया अ हिस्ट्री में लिखा है कि यह बाजार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का गढ़ था। यहाँ मध्य एशिया, फारस और यूरोप तक के व्यापारी आया जाया करते थे, जो यहाँ से मसाले, कपड़े और कीमती चीज़ें खरीदा करते थे। इस तरह के लेन देन से मुगलिया हुकूमत का खजाना भरता था और हुकूमत में कला और संस्कृति का भी आदान प्रदान होता था। कमोबेश इस तरह के तमाम बाजार मुगलों ने कई बड़े शहरों में स्थापित करवाए। धन दौलत कमाने और इकट्ठा करने का जितना मौका उन्हें हिंदुस्तान में मिला, उतना शायद उज्बेकिस्तान के कबायली क्षेत्रों में नहीं मिलता। भारत की उर्वरा भूमि और उच्च श्रेणी के व्यापार ने मुगलों को विश्व का सबसे रईस खानदान जरूर बना दिया था। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए आप हमसे जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ।